नमस्कार मित्रों, स्वागत है कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरणीय मुद्दे अर्थात पर्यावरण से संबंधित हम लोग प्रश्न का डिस्कशन कर रहे थे एनसीईआरटी किताब का, जिसमें आज का मेरा पहला बिंदु है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, थोड़ी सी चर्चा की थी अम्ल वर्षा के बारे में और कार्बनिक खेती के बारे में। तो आज का पहला सवाल है कि कार्बनिक खेती क्या है, किसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती या जैविक खेती। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को नोट करने का कार्य करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज का पहला सवाल है कार्बनिक खेती किसे कहते हैं या कार्बनिक खेती क्या है। सवाल को भी मारिएगा, आप समझेंगे इसको। कार्बनिक खेती किसको कहते हैं? खेती करने की वैसी प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से किया जाता है। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, खेती करने की वैसी प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से खेती किया जाता है, जिसे कार्बनिक खेती कहा जाता है। कार्बनिक खेती को जैविक खेती के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, पर्यायवाची नाम पूछ सकता है, इसे जैविक खेती भी कहा जाता है। अब ये कार्बनिक खेती या जैविक खेती के अंतर्गत क्या क्या होता है, जिसके बारे में जानेंगे। कार्बनिक खेती या जैविक खेती के अंतर्गत जीव जंतुओं का मल मूत्र, पेड़ पौधों का सड़ा गला भाग, अर्थात कह सकते हैं जीव जंतुओं पेड़ पौधों के ब्रज पदार्थ के माध्यम से सड़ा गला करके जिसके माध्यम से खेती किया जाता है, उसी को कहा जाता है कार्बनिक खेती। और जैसे मान लिया जाए कि पेड़ पौधा की पत्तियां सड़ती है, कंपोस्ट हम लोग गोबर अपने खेतों में डालते हैं, जीव जंतुओं का मल मूत्र जाता है खेतों में, तो उसके माध्यम से जो खेती करते हैं हम लोग, उसी को कहा जाता है कार्बनिक खेती। इसमें अगर हम बात करें कि जितने सारे जीव जंतु मरते हैं उसका अपघटन होता है, विघटन होता है, या उनके मल जो होते हैं, मल मूत्र होते हैं, उनके माध्यम से जो खेती किया जाता है, उसी को कहा जाता है कार्बनिक खेती या जैविक खेती। यह जो गोबर है, मल मूत्र है, यह प्राकृतिक खाद का कार्य करता है, इस बात का ध्यान रहे। और इस कार्बनिक खेती के तहत हम लोग ज्यादातर रासायनिक पदार्थों के रूप में कीटनाशी, पीड़कनाशी पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कार्बनिक खेती के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी का ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रयोग करते हैं तो किसका? जीव जंतुओं का मल मूत्र, गोबर, पेड़ पौधों का सड़ा गला भाग, पत्ती का इस्तेमाल करके जो खेती किया जाता है, उसी को कहा जाता है कार्बनिक खेती। और कार्बनिक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। याद रखेंगे मेरे मित्रों। तो कार्बनिक खेती की परिभाषा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। साथ साथ बोलेंगे खेती करने की वैसी प्रक्रिया। अब प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बन खेती करने की वैसी प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों से खेती किया जाता है, जिसे कार्बनिक खेती कहा जाता है। और कार्बनिक खेती को हम लोग जैविक खेती के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा का सड़ा गला भाग, जीव जंतुओं का मल मूत्र, बाहित मल जल के माध्यम से जो खेती किया जाता है, उसी को कहा जाता है कार्बनिक खेती। और इसमें ज्यादा रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल, कीटनाशी, पीड़कनाशी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, जिसके वजह से यह पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है। तो इस प्रकार से लघुत्तरीय सवाल जो है आपका समापन होता है। अर्थात कार्बनिक खेती जो है पर्यावरण पर कोई बुरा असर नहीं डालता है। इसीलिए हम सभी किसान भाइयों को यह संदेश देते हैं कि ज्यादातर अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक या रासायनिक तेल का छिड़काव ना करें। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर जो है समापन होता है।
इस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कार्बनिक खेती का दूसरा नाम क्या है, जैविक खेती। और जैविक खेती या कार्बनिक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम, याद रखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होता है, तो जीव जंतुओं का मल मूत्र, गोबर, पेड़ पौधा का ब्रज पदार्थ इत्यादि। अब इसके बाद है आम्ल वर्षा। ये भी सवाल को VVI मारिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रहे कि जो भी VVI क्वेश्चन मरवाते हैं उसको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा। और भले ये फीलिंग महसूस होता है कि हम अपने बच्चों को जो क्लास में हम लोग लाइव फेस टू फेस पढ़ा करते थे उसकी कमी मुझे खल रही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम बेहद प्रयास करेंगे अपने बच्चों को समझाने का। मैं भरसक प्रयास करूंगा और हमारे बच्चों का एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक सवाल ना छूटे, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आज का जो अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन, अम्ल वर्षा किसको कहते हैं? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का परिभाषा क्या देंगे, यानी अम्ल वर्षा किसको कहते हैं? अम्ल वर्षा की परिभाषा क्या होगी, यानी वर्षा जल में, अम्ल वर्षा लिखा हुआ है ना, तो वर्षा जल में अम्ल की बड़ी मात्रा को, वर्षा जल में अम्ल की बड़ी मात्रा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जिसका पीएच मान 5.5 या 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। एक बिंदु याद रखेंगे, एक होता है अम्लीय वर्षा जल और एक होता है वर्षा जल। वर्षा जल को हम लोग शुद्ध जल ही बोलते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है ना। ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि शुद्ध जल का पीएच मान, अशुद्ध जल का पीएच मान, है ना, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 से कम वह अम्लीय होता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव आया। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा अम्लीय हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। याद रखेंगे, पीएच का मतलब हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मुख्यतः अम्लीय वर्षा वर्षा जल की वह मात्रा या वर्षा जल में अम्ल की बड़ी मात्रा को ही, अम्ल में जो वर्षा जल होता है उसमें अगर अम्ल की उपस्थिति ज्यादा हो, वर्षा जल में अगर अम्ल की उपस्थिति ज्यादा हो तो उसी को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। या जिस वर्षा जल का पीएच मान 5.5 होता है, जिस वर्षा जल का पीएच मान 5.5 होता है उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। परिभाषा याद हो गया? अच्छा, ये जो अम्लीय वर्षा होता है वो किन कारणों से अम्लीय वर्षा होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब जैसे मान लेना है मैंने एक चित्र बनाया है, ये बादल है, ठीक है, संघनन क्रिया करने के दौरान ये बादल बना है। और अब जैसे मान लिया जाए कि गाड़ियां अगर चलती है, सपोज दैट अगर ये गाड़ी चलती है तो गाड़ी से चलती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, और नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड निकलते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब निकलते हैं, गाड़ी जब चलती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और यहाँ जल से अभिक्रिया करके बनाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं NO2 प्लस जल से जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद अगर कोई कल कारखाना है तो कल कारखाना से निकलने वाला जो धुआं होता है इसमें निकलता है SO2 क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अभी धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड निकला कारखाना से और ये जल से अभिक्रिया करके बनाता है H2SO4, जिसको अम्लराज बोलते हैं, अम्लों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि तेजाब टाइप का होता है ये। तो ये SO2 जो है जल से अभिक्रिया करके बनाता है H2SO4, और जब वर्षा होती है तो अर्थात धरातल पर गिरता है वो खास करके अम्लीय वर्षा के तौर पे H2SO4 और HNO3, और इस प्रकार से अम्लीय वर्षा धरातल पर आता है। जब ये धरातल पर आता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखना है हम लोगों को। तब पहले अम्लीय वर्षा का परिभाषा याद हो गया। जिस वर्षा जल का पीएच मान 5.5 होता है उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और ये अम्लीय वर्षा याद रखेंगे, इस अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले मिले होते हैं। याद रखेंगे,
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले मिले होते हैं किसमें, अम्लीय वर्षा में। और जब ये अम्लीय वर्षा के तौर पे यहाँ पे HNO3 और साथ ही साथ में अगर हम बात करें H2SO4 जब ये धरातल पर आता है, तो इस प्रकार से जब धरातल पर आता है तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं वनस्पतियों पर ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो पहले अम्लीय वर्षा का परिभाषा हो गया कि जिस वर्षा जल का पीएच मान 5.6 या 5.5 होता है उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और अम्लीय वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले मिले होते हैं, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या है, इसका परिणाम क्या होता है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो इसका क्या क्या परिणाम है, क्या क्या होता है इसकी वजह से। तो सबसे पहली बात कि ये जो अम्लीय वर्षा होती है तो स्थलीय जीव और जलीय जीव दोनों को प्रभावित करता है। तो प्रभाव में आ गया कि स्थलीय जीव जंतु और जलीय जीव जंतु दोनों को प्रभावित करता है, अर्थात उसे नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। पहला पॉइंट में, पहला परिणाम में आएगा कि स्थलीय जीव जंतु और जलीय जीव जंतु दोनों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है। दूसरा बात, स्मारक, जैसे जितने बड़े बड़े स्मारक होते हैं, जो सुंदर सुंदर आगरा का किला है, ताजमहल है, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, उस पर भी हानि पहुंचाने का कार्य करता है। अम्लीय वर्षा जब होती है तो उसका रंग जो है, जो महल होता है उसका रंग जो है बदरंग कर देता है, अर्थात उसके रंग उड़ जाते हैं, खराब कर देते हैं। तो स्मारक का गंदा हो जाना, ताजमहल का गंदा हो जाना, दूसरा परिणाम आ गया। क्वेश्चन पूछेगा ताजमहल गंदा हो रहा है किसके वजह से, तो अम्लीय वर्षा के कारण। और अम्लीय वर्षा का जिम्मेवार होता है SO2 और NO2, याद रखेंगे। तो अम्लीय वर्षा की परिभाषा हो गई। इसके बाद हम परिणाम में चल रहे हैं। परिणाम में पहला बिंदु, स्थलीय जीव जंतु और जलीय जीव जंतु दोनों को प्रभावित करता है। दूसरा प्रभाव में आया कि ताजमहल या स्मारक क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। तीसरा बिंदु, वनस्पति, अर्थात जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो जब वर्षा ये होता है तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरता है अम्लीय वर्षा, तो पौधा की पत्तियों को रंग, पौधा की जो पत्ती का जो रंग होता है अम्लीय वर्षा के कारण उसका रंग जो है पीला हो जाता है, अर्थात पक जाता है और झड़ जाता है। तो नकारात्मक प्रभाव डालने का काम किया। तो अम्लीय वर्षा से वनस्पति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा बिंदु हो गया। मानव हो गया। मानव में अनेक प्रकार के, जैसे आंख से संबंधित रोग हो जाता है, त्वचा से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो मुख्यतः अम्लीय वर्षा की वजह से मानव के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। अच्छा, ये जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा जो है सूक्ष्म जीवों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। आप जरा सोचिए कि जब सूक्ष्म जीव पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, सूक्ष्म जीव अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा। आप पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि सूक्ष्म जीव को अपघटन कर्ता भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव को अपघटन कर्ता भी कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव होता है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, ये सभी जो ब्रज पदार्थ होते हैं या जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसको अपघटित करने का कार्य करता है, सड़ाने गलाने का कार्य करता है। तो बताइए कि सूक्ष्म जीव अगर मर जाएंगे, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं होगा, तो अम्लीय वर्षा की वजह से क्या होता है, सूक्ष्म जीवों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नकारात्मक प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर, सूक्ष्म जीवों पर, वनस्पति पर, स्थलीय एवं जलीय जीव जंतु पर। तो 4-5 परिणाम आ गया, प्रभाव आ गया। अच्छा, अब प्रभाव के बाद ये अम्लीय वर्षा से हम लोग कैसे बच सकते हैं, अम्लीय वर्षा को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, इसका रोकथाम क्या है। तो सबसे पहला रोकथाम है जीवाश्म ईंधनों के विकल्प में। जीवाश्म ईंधन, जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, है ना। और जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करते हैं तो अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में इस बार पूछा गया था कि अवसादी चट्टान को तलछट्टी चट्टान भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो मुख्यतः ये जो जीवाश्म ईंधनों के विकल्प में, जैसे जीवाश्म ईंधनों के विकल्प में जैसे ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, तब अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है। ठीक है, पहला बिंदु हो गया रोकथाम का।
जीवाश्म ईंधन के विकल्प जैसे उसके स्थान पर क्या होना चाहिए? ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा बिंदु, प्राकृतिक गैस या नवीकरणीय संसाधन का इस्तेमाल, प्राकृतिक गैस या नवीकरणीय संसाधन का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा बिंदु रोकथाम का, कि जो जल होता है अम्लीय जो वर्षा होते हैं, उस अम्ल वाले जो वर्षा का जल होता है उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम के ऑक्साइड मिला देने से उसकी अम्लीयता जो है क्षारीयता में परिवर्तित हो जाती है। तो वर्षा का जो जल अम्लीय जो जल होता है उसमें कैल्शियम के ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनाइट को मिला देने से अम्लीयता थोड़ा कम जाता है अर्थात क्षार में परिवर्तित होने लगता है। तो ये इसका रोकथाम आ गया। अभी हमने कहा कि स्थलीय जीव जंतु और जलीय जीव जंतु दोनों को प्रभावित करता है। थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ। जो जलीय जीव जंतु होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जब अम्लीय वर्षा होता है तो जब ये पानी जब होता है तो नीचे गिरेगा और इसके बाद गिरने के बाद नदियों में प्रवाहित हो जाएंगे। तो नदियों में जो मछलियां होती हैं, इस अम्लीय वर्षा से क्या होता है कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है, गलफड़ा होता है। तो मछलियों के गिल्स में म्यूकस जम जाता है अम्लीय वर्षा की वजह से। याद रखेंगे, जब ये वर्षा का जल नीचे गिरता है, नदी में जाता है और नदी की जो मछली होती है उसके मछली के गलफड़े में म्यूकस जो है जमा हो जाता है। म्यूकस का मतलब कह सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं जासर मछली को और मांगुर मछली को, है ना। बहुत ज्यादा चिपचिपा लार टाइप का होता है, बहुत पिछुलता है वो। तो म्यूकस जमा हो जाता है, बहुत ज्यादा म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से श्वसन क्रिया में उसको प्रॉब्लम होने लगता है, समस्या होने लगता है मछली को। तो जब श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम होती है तो मछली उसके वजह से क्या हो जाता है? मर जाता है। तो म्यूकस का मतलब आप समझ सकते हैं सलाइवा टाइप का होता है, लार टाइप का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें मानव का भी, तो श्वसन से संबंधित देखे होंगे कभी किसी व्यक्ति को अगर सर्दी हो जाता है, म्यूकस अगर नाक के दोनों सुराख में अगर जमा हो जाता है तो सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। नाक के जो दो सुराख होते हैं, नाक से ना लेकर के मुंह के माध्यम से मुंह को खोल करके श्वास लेने लगते हैं, और मुंह से श्वास लेना जो है ये गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि म्यूकस अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मछली सांस लेने में उसको बहुत दिक्कतें होती हैं और जिसकी वजह से मछली क्या हो जाती है? मर जाती है। तो अम्लीय वर्षा क्या है, इसके प्रभाव, इसके रोकथाम, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक प्रश्न की और व्याख्या मैं करूंगा। पहला प्रश्न क्या हुआ? कार्बनिक खेती, और दूसरा हो गया अम्लीय वर्षा। तीसरा सवाल लिखने का काम करेंगे। अम्लीय वर्षा को भी वीवीआई मारेंगे और कार्बनिक खेती को भी, और अगला सवाल जो लिखा रहा है उसको भी वीवीआई मारेंगे। एरोसॉल क्या है? एरोसॉल क्या है? अब ध्यान पूर्वक समझेंगे, सुनेंगे। एरोसॉल रसायन के उस समूह को कहा जाता है, रसायनों के उस समूह को एरोसॉल कहा जाता है। रसायनों के उस समूह को एरोसॉल कहा जाता है जिसमें, इतना समझ में आया? एरोसॉल क्या है? तो रसायनों के उस समूह को एरोसॉल कहा जाता है जिसमें वाष्प सीधे वायु में या वायुमंडल में, सीधे वायु में मुक्त होता है। मुक्त माने जाता है। एरोसॉल रसायनों के उस समूह को कहते हैं जिसमें वाष्प सीधे वायु में जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आज हम लोग बहुत ज्यादा एयर कंडीशनर या फ्रिज या तो फोटोकॉपी करने वाली जो मशीन होती है उससे जो हानिकारक गैस निकलता है उसका नाम है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रिज में हम लोग देखे होंगे अनेक प्रकार की वस्तुएं, आइसक्रीम वगैरह भी बना लेते हैं। दूध दही को ताजा रखने के लिए उसमें ठंडा करते हैं, फल को रखते हैं, उसका जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या तो एसी में रहते हैं, बड़ा ठंडक महसूस होता है आप लोगों को, हम लोगों को। तो कहने का मतलब जिस वस्तु से लाभ है उस वस्तु से हानि भी है। तो CFC हो गया, FC हो गया, CH4 हो गया। FC माने फ्लोरोकार्बन, CH4 माने मीथेन गैस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खुशबूदार क्रीम,
जो सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज्यादा लगाया जाता है, मानव प्राणी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पाउडर है, क्रीम है ना, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ खुशबूदार क्रीम हो गया या झाग हो गया। जैसे जो मेल होता है वो सैलून में जाते हैं तो वो मसाज करवाते हैं, है ना, शेविंग करवाते हैं तो अनेक प्रकार का क्रीम लगाता है। तो उसमें जो खुशबूदार क्रीम होता है वह सीधे वाष्पित होकर के, कह सकते हैं जो खुशबू होता है वो चला जाता है किसमें, वायुमंडल में, वायु में जाता है। और अर्थात कहने का मतलब एरोसॉल के अंतर्गत आ गया CFC, FC, CH4, झाग, क्रीम, ये सभी के सभी एरोसॉल के अंतर्गत है और ये सीधे वायु में मुक्त होता है। और जब ये वायु में मुक्त होता है तो ये सभी जो बिंदु है ओजोन की परत को प्रभावित करने का कार्य करता है। ओजोन की, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है ओजोन की परत को। और पढ़ाएंगे आगे चल करके कि ओजोन परत में छिद्र कैसे हो रहा है ना, ओजोन क्या है, सचित्र वर्णन करें, ओजोन कैसे नष्ट हो रहा है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विश्लेषण करेंगे अगले क्लास में। तो मुख्यतः ये जो ओजोन की परत होती है, ओजोन की परत को ये CFC जो गैस होता है मुख्यतः इसे नष्ट करने पर तुला हुआ है और ओजोन की परत में छिद्र हो चुका है। और ये जो ओजोन की परत होता है इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज से निकलने वाली हानिकारक UV अल्ट्रावायलेट रे 98% पराबैंगनी किरण को यह अवशोषित कर लेता है और धरातल पर आने से उसे रोकता है। और मानव या जीव जंतुओं के शरीर में अनेक प्रकार के मुख कैंसर, त्वचा से संबंधित बीमारियां, चर्म रोग से बचाने का कार्य करता है। पृथ्वी पर गिरने से पहले ही ओजोन की परत जो है इस UV किरण को वह छान लेता है, रोक लेता है और हम सभी जीवधारियों को, प्राण को बचाने का कार्य करता है। अतः हम सभी प्राणियों का दायित्व है कि ज्यादातर इन सभी रसायनों का इस्तेमाल, खुशबूदार क्रीम, एरोसॉल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ओजोन का परत नष्ट होगा और ओजोन का परत नष्ट होगा तो हम सभी मानव प्राणियों में, जीव जंतुओं में अनेक प्रकार की भयंकर से भयंकर बीमारियां उत्पन्न होगी। तो एरोसॉल 2 नंबर का सवाल है। तो एरोसॉल रसायनों के उस समूह को कहा जाता है जिसमें वाष्प सीधे कहा जाता है, सीधे वायु में जाता है, जिसे एरोसॉल कहा जाता है। इसके तहत CFC, FC, CH4, झाग, खुशबूदार क्रीम शामिल होते हैं और ये सभी ओजोन की परत को नष्ट करने का कार्य करता है, जो हम सभी जीवधारियों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक साबित होगा। अतः इन सभी रसायनों पर ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है, रोकथाम लगाना है। तो अतः इस प्रकार से आज का जो सवाल है, 3 सवाल संपन्न होता है। पहला सवाल कार्बनिक खेती, दूसरा सवाल हम लोगों ने पढ़ा एरोसॉल क्या है और तीसरा सवाल अम्लीय वर्षा क्या है। 3 सवाल का डिस्कशन हम लोगों ने आज किया और मैं अपने सभी विद्यार्थियों से यह आग्रह करूंगा कि किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव सवाल अगर समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट करें और जहां कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आता हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।